हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज पिछले बार में सारा वीडियो में 7 वीडियो बनाया हो साइंस का। अब साइंस का ऑब्जेक्टिव आप देखिए। और आज मैं आपके लिए जो है नया क्वेश्चन, जो नया सब्जेक्ट मैं तैयार करके लाया हूँ, ठीक है। और इसमें हम ये कवर करेंगे कि हिंदी पेपर है, हिंदी पेपर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर होंगे, जितने भी क्वेश्चंस पेपर होंगे, आपके प्रीवियस ईयर हो या और कोई एग्जाम में पूछे हुए सवाल हो या हिंदी से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो शांति बनाए रखें और पेन पेपर सारा कुछ जो भी है आप अपना हिसाब से रख लें। और नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इस वीडियो को आप हमेशा देखिए, 2 बार 4 बार 5 बार देखते रहिए। उसके बाद आपको जो है सारी चीज़ें जानकारी मिलती रहेगी और इसमें 1% आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और आपको सवाल भी सारा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सवाल की दुनिया में लेके चलता हूँ, ठीक है। चलिए पहला सवाल में कह रहा है कि रोन नदी कहाँ पर है। अब पूछ रहा है कि रोन नदी कहाँ पर थे। वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। रोन नदी जो है कहाँ पाया जाता है, तो वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका में रोन नदी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ला को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। विनोद कुमार शुक्ला को किस वर्ष साहित्य अकादमिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अब कह रहा है विनोद शुक्ला को किस वर्ष साहित्य पुरस्कार के साहित्य अकादमिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो वो 1990 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। किस में किया गया था, 1990 ईस्वी में किया गया था। अब कह रहा है कि झोले में कितने मछलियां थी। ये हिंदी का सवाल है। झोले में कितनी मछलियां थी, तो झोले में जो है वो 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां थी, तो 3 मछलियां थी। अब कह रहा है कि भैया मछली अभी कट जाएगी। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था। तो ये बोल रहे हैं कि ये संतू ने पूछा था। संतू ने ये पूछा था कि भैया मछली जो है मतलब अभी कट जाएगी। किसने पूछा था, तो संतू ने पूछा था अपने भाई से, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि गीतकार जो है गुलजार की कविताओं का संपादन और यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था। अब कह रहा है गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था, तो वो किया था यार जुल्हे के नाम से। किस नाम से किया था, तो यार जुल्हे के नाम से किया था, ठीक है। अब कह रहा है 6 नंबर सवाल में कि अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या है। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। क्या नाम था, तो शमसुद्दीन था, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान कौन वाद्य यंत्र बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन वाद्य यंत्र ज़्यादा मतलब मशहूर जो थे वो क्या थे, तो वो शहनाई वादक थे, ठीक है। ये शहनाई से मशहूर थे, ये शहनाई बहुत अच्छा बजाते थे, ठीक है। देखिए ज़्यादा डिस्कशन करने का समय नहीं है। आप फटाफट आप रिवीजन करते जाइए और एग्जाम 2025 पे फोकस कीजिए। अब की बार 400 पार, ठीक है। हिंदी पेपर आपका सही हो जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव 50 नंबर इसमें आ जाएगा। 50 नंबर थ्योरी में आप 40 नंबर भी ले आते हैं। चलिए जैसे कि 100 भी क्वेश्चंस करवा देंगे, आपको 100 क्वेश्चंस करवा देंगे। इसमें आपको जो है 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चंस आपके किसके हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव से हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से हो जाएंगे और 50 क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो थ्योरी से होंगे। 50 क्वेश्चन से आपको लिखना है, ठीक है, थ्योरी में लिखना है। और 50 नंबर ऐसे ही आप जगह 100 नंबर में 50 यानी हम आपको जो है लगभग 700 से 800 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बता देंगे। ये इतना में से आपको 50 क्वेश्चन अगर बन गया, समझ रहे हैं 50 में 50 का वादा है, ठीक है। एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, 49 भी हो जाए या 48 हो जाए, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। आप समझ जाइए 50 का 50 फोकस रहे, ठीक है। चलिए 8 नंबर में कह रहा है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया। मरण भी जो है वो मंगल माना गया। किस स्थान पर मरण मंगल माना जाता है, तो काशी में। काशी में कोई भी इंसान की मृत्यु होती है तो वह मंगल होती है, ठीक है। चलिए
कह रहा है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा था। अब देखिए भैया, गांधी जी, हिस्ट्री उतना पढ़िएगा, हिस्ट्री जैसे उतना पढ़िएगा, हिस्ट्री में ये सारे चीज़ लिखा होगा, किसने उसको क्या कहा, किसने किसको कहा, कौन सी उपाधि दिया गया, वो बाद की बात है। हिस्ट्री जब पढ़ाने लगेंगे तो उसमें अभी देखिए, अभी डिस्कशन करने का समय नहीं है कि हम किसको क्या बोलें, किसको क्या नहीं बोले, ठीक है। तो गांधी जी को महात्मा का उपाधि जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। अब कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो किसका है? तो वो महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि हमारा जो सांस्कृतिक का जो भंडार इतना किया हुआ है, इतना भरा हुआ है कि जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। अब 11 नंबर में कह रहा है कि इच्छा शब्द जो है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इच्छा शब्द का जो पर्यायवाची, प्रसन्नता तो हो जाएगा खुशी, अद्भुत यानी आश्चर्यचकित, सहकार यानी कि सलाह जो लेंगे, ठीक है। ये कामना जो होता है यही इच्छा होता है। कामना कहते नहीं, कोई चीज़ का कामना कर रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं यानी कामना कर रहे हैं, तो यही हो जाएगा कामना। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर में कह रहा है कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? गृहस्थ शब्द यानी कि गृहस्थ यानी घर में रहने वाले। गृहस्थ जो हो गए वो घर में रहने वाले हो गए। कहाँ पे हो गए? तो घर में रहने वाले होंगे। लेकिन घर से बाहर जो रहेंगे उनको कहते हैं सन्यासी। क्या कहते हैं उनको? हम उनको कहते हैं सन्यासी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है, नंबर 13 में कह रहा है कि जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं हो सकता के शब्द के लिए क्या है? अब जो नहीं हो सकता है शब्द के लिए जो है यहाँ पे लिखा जाएगा असंभव। जो नहीं हो सकता यानी असंभव कार्य है, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि चेहरे पर हवा उड़ गया। हवा उड़ गया मतलब कुछ भी होगा हमारे साथ तो हम घबरा गए हैं। हम क्या हो गए? हम घबरा गए हैं, तो इसको कहेंगे घबराना। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे कि घबराना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी कि घबराना, बड़ी कोशिश करना, वो सब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए अब इसमें कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वो महेंद्र होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? वो महेंद्र हो जाएगा। चलिए महेंद्र हो जाएगा। अब कह रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक शब्द का विशेषण पूछ रहा है कि नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? किसी भी विशेषण किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता को बताया जाता है। तो नमक शब्द का नमक की विशेषता किसमें है? वो नमकीन लगता है, ठीक है। वो नोनगर मतलब ठेठी भाषा में उसको बोलिएगा नोनगर लगता है, ठीक है। नहीं कहते हैं सब्जियां नोनगर लगा हो, तो यही होता है। नमकीन जो है विशेषता बता देता है नमक का। नमक की विशेषता जो है नमकीन बतलाता है। अब कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर। लोकोक्तियां हैं तो काला अक्षर भैंस बराबर। बहुत जगह जाते होंगे तो बोलता होगा भैया हमरा कुछ नहीं पढ़े लाभो, हमें यो काला अक्षर भैंस बराबर बोलता है ना, हमें यो भाई काला अक्षर भैंस बराबर। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उनको काला अक्षर दिख रहा है तो उसको लगेगा कि भैंस ही दिख रहा है, ठीक है। तो निरक्षर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी फॉर बॉल में इसको काउंटिंग कर सकते हैं। राम खाता होगा। अब कह रहा है 17 नंबर में कह 17 नंबर तो हो गया था, ठीक। चलिए 18 नंबर में कह रहा है कि राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? अब देखिए, खाता होगा, खाता था, खाता है। अगर ये आ गया तो ये हो जाएगा वर्तमान। क्या हो जाएगा? वर्तमान। अंग्रेजी में बोलेंगे प्रेजेंट। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट, ठीक है। और इसको बोलेंगे पास्ट। पास्ट बोले तो भूत। भूत मतलब वो भूत प्रेत वाला नहीं, बीता हुआ। ये हो जाएगा फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। या इसको हिंदी में बोलेंगे भविष्य। क्या बोलेंगे? भविष्य। तो खाता होगा यानी भविष्य काल है। क्या है? भविष्य काल है ना। तो इसमें जो है और भी इसमें कुछ कह रहा है
कि संदिग्ध वर्तमान यानी कि होने वाला जो काम होगा संदिग्ध काम होगा। संदिग्ध काम बोलते हैं ना, हो रहा है, होने वाला है, उसको संदिग्ध बोलते हैं। कभी हुआ नहीं है, होने वाला है, होने वाला है यानी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। संदिग्ध यानी उस पर जो है हम जाहिर कर सकते हैं हो जाएगा, ठीक है, उस पर हम आशा बनाए रख सकते हैं कि हो जाएगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? संदिग्ध वर्तमान। चलिए 19 नंबर में देखते हैं कि 19 नंबर में कह रहा है कि गिरोह शब्द का कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द का जो है संज्ञा कौन है? तो वो समूहवाचक है। गिरोह मतलब जानते हैं समूह। फलाना का इतना गिरोह पकड़ा गया, आतंकी का इतना गिरोह पकड़ा गया था, यदि आतंकी का समूह ही पकड़ा गया ना, तो समूह में तो 1-2 होता नहीं है, उसमें 2, 4, 5, 10 हमेशा रहते हैं, 100 की संख्या में भी रहते हैं, 200 की संख्या में भी रहते हैं, तो उसको बोलते हैं गिरोह। गिरोह क्या हो गया? तो गिरोह हो गया समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए डी फॉर डॉग। अब कह रहा है कि गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? अब कह रहा है कि गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या है? भैया, भैया है, भैया, ठीक है। चलिए अब कह रहा है चिंता किसकी रचना है? चिंता जो है वो किसकी रचना है? तो चिंता जो है सचिदानंद, हरिनंद, वत्सन, अज्ञे का ये रचना है, ठीक है। चिंता किसकी रचना है? ठीक है, तो सचिदानंद, हीरानंद, वत्स्यन, अज्ञे। बहुत लंबा चौड़ा नाम है भाई। अब देखिए दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। अब कह रहा है दूर से कौन ललकारता है, ये एक मतलब ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक है इस कविता का शीर्षक है एक वृक्ष की हत्या। उसमें कह रहा है दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष ललकारता है। कौन ललकारता है? तो वृक्ष ललकारता है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका खरगोश की खलिश बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? इस पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान कविता से ये लिया गया है, ठीक है। आपको करना क्या है, अभी तो मैं आपको नहीं, किसी वीडियो में किसी दिन आपको कविता बता दूंगा, कवि बता दूंगा, उसका लेखक बता दूंगा, शीर्षक कौन है उसका, इससे आपको 2 से 4 सवाल रहने वाले हैं। 2 से 4 सवाल हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है। 2 से 4 सवाल जो है सवाल जो है हमेशा रहने वाले हैं, ये समझिए। 2 से 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नहीं 4 नंबर हुआ तो 2 नंबर तो हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। चलिए बोल रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? ऐसे नई भी वीडियो लाए, आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, हम कुछ नहीं करें, आप सब मेरा वीडियो को देखिए, इसी में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम रेडी कर देंगे। सब्जेक्टिव का तो हम बाद की बात, आप क्योंकि हम तो लेट से स्टार्टिंग ही किए थे, आपकी इसमें गलती नहीं है, हम आपसे लेट से शुरू ही किए थे, स्टार्ट किए थे। अब जो है नए जनरेशन का जो भी विद्यार्थी आएंगे उनको बोलिए कि हमारे चैनल से जुड़ जाए, ताकि उनको जो है हम सही रूप से सारी जानकारी बता दें, ठीक है, ताकि आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम को फेस आपको करना ना पड़ेगा, ठीक है। हम सारा थ्योरी पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा देंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको करवा देंगे। तो चलिए 24 नंबर में कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है? तो उसको करता है प्रभु जी को। किसको करता है? प्रभु जी को करता है संबोधित, ठीक है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक की है? पूछ रहा है कि यह पंक्ति जो है किस शीर्षक की है? तो वह स्वदेशी पंक्ति के है, ठीक है, स्वदेशी कविता के पंक्ति के है, ठीक है। चलिए अगला नंबर में कह रहा है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाता है? अब कह रहा है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? संपृक्त ध्वनि कहलाते हैं, संपृक्त ध्वनि कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब कह रहा है भ का उच्चारण जो है, भ का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? तो भ का उच्चारण स्थान भ ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो ये ओष्ठ से होठ जिसको बोलते हैं, तो ओष्ठ से भ ओष्ठ से ये जो है भ का उच्चारण स्थान है, ठीक है। चलिए अब कहते हैं कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन
कितने भेद का होते हैं। अब कह रहा है कि वायु प्रेक्षक की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब कह रहा है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। जगदानंद का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ आनंद, जगदानंद। ठीक है, चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है। अब कह रहा है अशुद्ध शब्द जो है द्रवीभूत है। द्रवीभूत है, प्रशंसा सही है, अर्चना सही है, सेवानिवृत्त सही है, द्रवीभूत जो है वो गलत है। ठीक है, द्रवीभूत गलत है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो संग्रह शब्द में जो है सम उपसर्ग है। क्या है, सम उपसर्ग है। अब चलिए 32 नंबर में कह रहा है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है। सप्ताह शब्द का विशेषण जो है साप्ताहिक होता है। नहीं बोलते हैं साप्ताहिक ट्रेन चल लाओ, साप्ताहिक लाओ, साप्ताहिक जलाओ कई कौ, तो ये हो जाएगा साप्ताहिक। चलिए दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय जो है वो होता है अन्य। क्या होता है, अन्य। अब चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि शरणागत शब्द कौन समास है। शरणागत जो है वो तत्पुरुष समास है। कौन समास है, तत्पुरुष समास है। शरणागत जो है तत्पुरुष समास है। चलिए ध्यान में मगन यानी कि साधक, यह कौन पदबंध है। ध्यान में जो मगन है वो कौन पदबंध कहलाता है, तो वो पदबंध कहलाता है विशेषण पदबंध। कौन पदबंध कहलाता है, तो विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह है सरल वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य उदाहरण है। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को सुलाया कर्म कारक का उदाहरण है। किस कारक का उदाहरण है, कर्म कारक का उदाहरण है। निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है, तो इसमें कह रहा है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया। मतलब कह रहा है कि मैंने खाना खाया तब वो आया। ठीक है, जब मैंने खाना खा चुका तब वो आया, मतलब खाना खत्म हुआ तभी वो आया, तो यही नहीं हुआ मिश्र वाक्य। पहले मैंने खाना खाया एक वाक्य हो गया, दूसरा हो गया तब वह आया यानी कि दूसरा वाक्य। अब चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि निधारक शब्द कौन समास है। निधारक शब्द जो है वो कौन समास है, तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह यही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कहता है कि निम्न भाषा में से किस भाषा को देवनागरिक लिपि में लिखते हैं। अब देखिए किसको देवनागरिक लिपि में लिखते हैं, तो हिंदी भाषा को देवनागरिक लिपि में लिखते हैं। एग्जाम में जाइएगा उसमें भाषा चुनने के लिए कहता है लैंग्वेज, भाषा। जो इंग्लिश वाले होंगे तो वो सीधा सीधी इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश चुनेंगे। और जो हिंदी भाषी होंगे बिहार बोर्ड के, जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उनको करना है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि लिखते हैं। चलिए 43 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है जिसमें व्यक्तित्व का उदाहरण हो सके, तो दिवाली जो है व्यक्तिवाचक है। घर तो बहुत सारा, मित्रता तो बहुत सारा मित्र होगा। बहन तो सबको बहन बोलेंगे। ठीक है, इसमें बड़ा व्यक्तिवाचक जो है दिवाली हो गया। ठीक है, दिवाली को व्यक्तिवाचक कहते हैं। 44 नंबर, प्रवेश शब्द का लिंग कौन सा है। प्रवेश शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है।
एंट्री, प्रवेश करेंगे, प्रवेश करूंगा, प्रवेश करेगी कभी बोलते हैं, लड़की के लिए प्रवेश करेगी, प्रवेश करेगी। तो प्रवेश जो है वो पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अब कह रहा है दाता, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है वो हो जाएगा दात्री। क्या हो जाएगा? दात्री। चलिए, दात्री हो गया। अब चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो आम्र जो है वो तत्सम शब्द है। कौन है? आम्र है, तत्सम शब्द है। अब कह रहा है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग भगवती, भाग्यवान भाग्यवती, भाग्यवान भाग्यवती। कारक के कितने भेद होते हैं? जिस बच्चे को ये नहीं आएगा वो हिंदी पढ़ना छोड़ दीजिए। कारक में 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह जो है वो से है, विभक्ति ना सॉरी ने है। कर्ता जो है, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म से कर्ता ने, कर्ता ने, तो ने से उसका विभक्ति चिन्ह सूचित किया जाता है। ठीक है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ठीक है। चलिए, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च स्तर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो वो बड़ौदा के नरेश के कहने पर जो है, नरेश बोला जाता है राजा को। किसको बोला जाता है? राजा को। जैसे अभी का राजा भारत का कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन है? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो वो बड़ौदा के नरेश जो है वो अंबेडकर जी को हायर एजुकेशन के लिए यानी उच्च से उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क भेजे थे। ठीक है। अब कह रहा है कि द अनटचेबल्स रचना किसकी है? द अनटचेबल्स रचना किनकी है? तो वो है भीमराव अंबेडकर की। इन्होंने ही द अनटचेबल्स किताब लिखी थी। ठीक है। विष के दांत का शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया था? किस कहानी के पाठ के संग्रह से लिया गया था? तो ये लिया गया था आपके विष के दांत एवं अन्य कहानियों से, विष के दांत एवं अन्य कहानियों से। अब कह रहा है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म हुआ था। ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंटे से निकालकर यहीं चारपाई पे रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। वो मिल नहीं रहे हैं। तो वो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। कौन कहा था? रिश्तेदार के पत्नी ने कहा था। अब चलिए 56 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी हुआ किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है। तो वो हुआ था उनकी किसकी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लेखक रामविलास शर्मा को। तो उनको जो मिला था वो निराला की साहित्य की साधना को मिला था साहित्य पुरस्कार। ठीक है। चलिए 57 नंबर में कह रहा है यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो वो होता है पर्याप्त। यथेष्ट का अर्थ होता है पर्याप्त। चलिए, रंगकर्म क्या पूछ रहा है? रंगकर्म की पत्रिका नरकट संपादक निम्न में से कौन थी? निम्न में से रंगकर्म की पत्रिका जो है नटरंग जो है इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक कौन थे? तो इनके संपादक थे रश्मि वाजपेयी। कौन थे? रश्मि वाजपेयी। अब आ जाइए बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जी क्या कहते हैं? पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? बिरजू महाराज जी कानपुर में कितने साल रहे थे? तो वो रहे थे 2 से 2.5 साल रहे थे कानपुर में। 2 से 2.5 साल रहे थे कानपुर में। ठीक है। देखिए डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, हम जानते हैं बिरजू महाराज जी किस में फेमस है।
लेकिन डिस्कस करना भी उचित नहीं है। तो कोशिश कीजिए, मैनेज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए। आप आंसर, अभी आपके पास समय नहीं है, अभी आपके पास है कि क्या चीज़ पढ़ें ताकि आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, आप एग्ज़ाम पास कर जाए। तो आप उस पर फोकस कीजिए, ना कि आप डिटेल्स पे फोकस कीजिए। डिटेल्स जब आइएगा आप हमारे साथ पढ़ने के लिए डिटेल्स में, हम यूट्यूब पे आपके साथ डिटेल्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। उस पर उस जगह आप जितना डिटेल्स बोलिएगा उतना डिटेल्स हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी डिटेल्स पढ़िएगा तो आप ही को नुकसान होगा, हमको नुकसान नहीं होगा, हमको तो और फायदा होगा, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो वो कविता का जनपद, कविता का जनपद जो है वो अशोक वाजपेयी की रचना है। अब कह रहे हैं कि मदुरै पंडित, मदुरै पांडी लोगों को दूसरी राजधानी यह कहाँ लिखा हुआ है। मदुरै पांडी लोगों की दूसरी राजधानी यह कहाँ पे लिखा हुआ है, तो तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। तुलनात्मक व्याकरण में ये चीज़ें लिखा हुआ है। अब कह रहे हैं कि पापाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी। पापति जो है बेहोश से क्यों पड़ी थी, तो वो बुखार की तेजी के कारण जो है चक्कर आके गिर गए थे, तो बेहोश पड़ी थी, बुखार से बेहोश पड़ी थी, ठीक है। चलिए, 63 नंबर में कह रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो लिया, उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था कैलाश ने। यह किसने कहा था, तो कैलाश ने यह कहा था। अब कह रहा है नानकाना साहब अब कहाँ है। नानकाना साहब जो है अब पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। साला निठल्ला, पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए, सहेली किसकी रचना है। सहेली जो है वो किसकी रचना है, तो जीवनानंद दास जी की है, ठीक है, जीवनानंद दास जी की है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे। सिखों के 5वें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल में कह रहा है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रनु करे। यानी दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का लिया गया है। आपका किस पंक्ति के कविता से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा ये राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, ठीक है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा। अब कह रहे हैं कि 68 नंबर में कह रहे हैं कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया था, तो वह दिया गया था प्रथम पद। प्रथम पद पे जो है राम नाम के कीर्तन के पर बल दिया गया था। पिछानी शब्द क्या है। पिछानी शब्द जो है पहचानी है। पिछानी शब्द जो है पहचानी है, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन कवि पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे। कवि पाठन राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो है रास खान। कौन है, रास खान। अब कह रहे हैं कि पेड़ से पत्ते गिरे यह किस कारक का उदाहरण है। किस कारक के उदाहरण है, आपादान से। आपादान से, पेड़ से, आपादान से, ठीक है। चलिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो वह सर्वनाम का उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं, सबको पता है। जो विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे, ठीक है। चलिए, अब कहते हैं 75 नंबर। अब कह रहा है कि शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है। शेर भर दूध जो है वो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण। परिमाण ही तो कह रहे हैं, एक शेर, शेर भर, एक शेर, शेर भर, ठीक है, नाप ही रहे ना, परिमाण। चलिए, 76 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए, इसमें खोजिए अशुद्ध वाक्य कौन है। कह रहा है कि आप कहाँ
पर चल रहे हैं। आप कहाँ पर चल रहे हैं? इसमें कोई गलती नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा 76 का ये। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था। देर होना स्वाभाविक था। बिना अच्छे वेतन में के काम नहीं होगा। सब जानता है बिना अच्छा का काम होगा। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। कोई जनता शांत नहीं रहता। कौन बोलता है हमारे प्रदेश की जनता शांत है? यही ठीक होगा। आप कहाँ पर रह रहे हैं? पॉजिटिव सवाल पूछ रहे हैं ना, आप कहाँ पे रह रहे हैं? ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्न में तद्भव शब्द कौन है? निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो मोर। मोर जो है वो तद्भव है। ठीक है, चलिए बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? बनावट के विचार से शब्द के जो है वो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। चलिए, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक। समझे? चलिए, उस शब्द देखिए, यौगिक मतलब जैसे 2 शब्द है, 2 शब्द का 2 भाग में बांट देंगे। अगर मान लीजिए 2 भाग में बराबर बांट देंगे तो इस शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए और इस शब्द का भी अर्थ निकलना चाहिए। दोनों का अलग अलग अर्थ निकल जाएगा तो समझे वो यौगिक शब्द हो गया। उपशब्दांश का अवयव को क्या कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर उसकी विशेष अर्थ प्रकट करता है। विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो लखनऊ के जफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। जफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। ठीक है, 82 नंबर में कह रहा है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी तो वो था अंग्रेजी कवि टैनिन ने। अंग्रेजी कवि जो है टैनिन जी ने कविता लिखी थी। ठीक है, चलिए, सिक्कत शब्द का अर्थ क्या है? सिक्कत शब्द का अर्थ है मोम। सिक्कत शब्द का अर्थ है मोम। ठीक है, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी का सभार ली गई है? किस कहानी का सभार जो है ली गई है? तो उड़िया कहानियाँ से ली गई है। किस कहानी से ली गई है? तो उड़िया कहानी से ये ली गई है। चलिए, 85 नंबर। धीरे धीरे जो हम हैं क्वेश्चन समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से है? अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली में से है? तो मंगम्मा। ठीक है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? इस बार भी बाढ़ आएगी तो लक्ष्मी को लग रहा था कि बारिश को देख करके इस बार भी बाढ़ आएगी। ठीक है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? ढहते विश्वास शीर्षक के कहानी का लेखक का नाम है सतकौड़ी होता। सतकौड़ी होता। ठीक है, 88 नंबर। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था? तो क्या निदान प्रकट किया था? तो पागलपन मिटाना संभव नहीं है। पागलपन को मिटाना संभव नहीं है। अब चलिए 89 नंबर। 89 नंबर में कह रहा है कि मंगू किस समय से पागल थी? तो मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। मंगू थी जन्म से ही पागल थी। लेखक जो है सुजाता, रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो उनके कहानी का नाम है नगर। क्या नाम है? तो नगर नाम है। चलिए, अगला सवाल में कह रहा है कि कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? पुष्टि मार्ग में कवि जो है रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दिए थे। किनकी रचनाओं पर मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान
हरिजन पे कोटिन हिंदू वर्ये, कह रहा है कि किन रचनाओं पर मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वर्ये। तो इसने कहा था रसखान की रचना पर मुग्ध होकर भारतेंदु ने कहा था। कह रहा है कि कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। कवि जो है घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 1689 ईस्वी में। कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। अब कह रहे हैं कि घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद जो है वो जहांगीर के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। बड़ा हरामी था ससुराल जहांगीर। अब चलिए लव स्टोरी वाला हरामीगिरी। भारत सौभाग्य नाटक इनमें किसकी रचना है। भारत सौभाग्य नाटक जो है इनमें किसकी रचना है, तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन का भारत सौभाग्य नाटक की रचना जो है किसने किया था, तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन ने। अब कह रहे हैं कि मनुज भारती देखयु कौ सकत नाही पहचान, यह पंक्ति किस कविता के है। यह पंक्ति जो है स्वदेशी कविता के हैं। यह पंक्ति स्वदेशी कविता से लिया गया है। अब कह रहे हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था। किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो आनंद कादम्बिनी। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है, तो वो किया है आनंद कादम्बिनी। अब कह रहा है कि ग्राम्य किसकी रचना है। ग्राम्य किसकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंथ की जो है ग्राम्य रचना है। ग्राम्य रचना किसकी है, सुमित्रानंद पंथ की रचना है। अब कह रहे हैं कि सुमित्रानंद पंथ के पिता का नाम क्या था, तो गंगादत्त पंथ था। क्या था, तो गंगादत्त पंथ था। लास्ट सवाल आज का, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। क्या नाम था, रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर का ग्राम सिमरिया। ठीक है, विशेष जानकारी आपको क्लास में मिलेगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि एग्जाम को देख के किए हैं। किसको देख के, एग्जाम को देख करके किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के एकदम लाइक ठोकिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, आपके दोस्त को भी हेल्प हो। आप भी उनको बताइए कि भाई इसको देखो बार बार। ये हिंदी जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा उसको मैं कंप्लीट हमेशा करूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।